हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी की दृष्टिकोण से और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उससे संवैधानिक प्रावधान, क्या हमारे संविधान में उल्लेख मिलता है या फिर कोई विधिक प्रक्रिया के तहत जो है ये कमीशन का निर्माण किया गया था। जितने भी कमीशन है वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करें जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CVC यानी कि यहाँ पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है यानी कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, ध्यान रखेंगे फरवरी 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक कमेटी थी, कौन सी, के संथानम समिति, जो कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जो है कमेटी गठित की गई थी, के संथानम समिति, और उसी ने यहाँ पर सुझाव दिया जिसके तहत जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो पहली शुरुआती दौर में तो हम कह रहे हैं कि ये जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रस्ताव पर जारी की गई थी, और प्रारंभिक दौर में हम कह रहे हैं कि ये जो है कैसा हुआ करता था, एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1998 की जब हम बात करेंगे तो इसे जो है बहुसदस्यीय बना दिया गया। मतलब हमने बात की जब 1964 में जब इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रस्ताव पर हुई थी, ठीक है। तो उस समय ये कैसा था, तो हम कहेंगे एकल सदस्य था, मतलब एक ही यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता था। लेकिन 1998 की जब हमने बात की तो इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अर्थात मतलब क्या हुआ कि एक तो यहाँ पर एक केंद्र मुख्य यानी कि एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है कितने, तो 2 मेंबर यहाँ पर हो सकते हैं। आगे हमने बात की, इसके बाद हमने बात की कि इसको सांविधिक दर्जा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा जो है कब दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 2003 में जो है इसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि उद्देश्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि जितने भी लोकसभा प्राधिकारी जो है उनके विरुद्ध क्या करने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सलाह प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पर इस कमीशन को गठित किया गया था। नियुक्ति की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 3 सदस्यीय समिति यहाँ पर होती है। कौन कौन, तो PM जो होगा वो अध्यक्ष यहाँ पर होता है, जबकि लोकसभा विपक्ष का नेता यहाँ पर शामिल होता है, और एक यहाँ पर शामिल होता है कौन, आपके केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर जो है क्या की जाती है, इसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष 65 मंथ, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे इससे कम कार्यकाल किसका है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। किसकी, राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इससे भी कम कार्यकाल उनका है। कितना हो जाता है आपके, 3 वर्ष। कितना है, 3 वर्ष 70 वर्ष में से जो भी आपके पहले होगा हो जाएगा, और उसके अलावा बाकी एक ही ऐसा है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद करने में। निष्कासन की बात करेंगे तो ध्यान रखना सलाह किससे, तो अपन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना, कैसे हटाया जा सकता है। आधार क्या होगा, तो या तो वो दिवालिया घोषित हो गया होगा, है ना, या फिर केंद्र सरकार की दृष्टि में जो है नैतिक चरित्रहीनता का जो है अगर दोषी पाया गया है, या फिर आपराधिक दोष सिद्धि से जो है कुछ ऐसा हो गया, या फिर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो है अक्षम है, या फिर हम कहें कि लाभ का पद उसने कहीं पर ग्रहण कर लिया गया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में लाभ के पद को जो है वहां डैश लगा के, मतलब कोई से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे लाभ के पद को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद से तात्पर्य केवल इतना है कि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है कोई भी वित्तीय लाभ, यानी कि कोई भी फाइनेंशियली जो है उसको क्या नहीं होता हो, प्रॉफिट नहीं होता हो, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, लाभ के पद के रूप में जो है इंगित करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने निष्कासन की बात की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो होती हैं वो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जिस प्रकार से UPSC के अध्यक्ष के जो है क्या होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर किसके होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के यहाँ पर होते हैं। जैसे बाकी के जो अदर मेंबर हैं, जैसे हमने बात की, एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, एक यहाँ पर जो है अन्य सतर्कता आयोग। तो जो अन्य सतर्कता आयोग होंगे वो संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों के समान होंगे, जबकि मुख्य की बात करेंगे तो वो UPSC के अध्यक्ष के जो है यहाँ पर समान रहने वाले हैं। एक आपको नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्या
कि कदाचार और क्षमता के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो है क्या की जाएगी, जब जांच कर ली जाएगी उसके बाद ही क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है यहाँ पर हटाएगा। बेसिकली हम एक छोटी सी चीज कहें तो राष्ट्रपति जो है न तो किसी की स्वविवेक के रूप से नियुक्ति करता है, आप सभी ने देखा होगा कि जितनी भी पोजीशन है जिनका अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करता है वो किसी न किसी कमिटी या फिर मैं कहूँ कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट करता है। यहाँ पर नेक्स्ट इसी में देखेंगे सेवानिवृत्ति। तो अब इसमें एक कंडीशन और है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, अपने या तो रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायर्ड के बाद जो है उसे न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार के अधीन जो है कोई भी पोजीशन वहां पर नहीं दी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो किसी भी पद का जो है पात्र यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कार्य क्या क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो सीबीआई में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति में जो है सलाह कौन देता है, तो आप कहोगे केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है। एक आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी अपराध जो होते हैं तो क्राइम की जांच के संबंध में सीबीआई के कार्यों का अधीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्रीय सरकार मंत्रालय विभाग आदि की सतर्कता एवं प्रशासन पर भी कौन नजर रखता है, यही रखता है। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा मान लीजिए कोई भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी भी मामले की जांच जो है वो कौन कर सकता है, यही कर सकता है। सीबीआई की जांच प्रगति पुनरीक्षण करना ये किसका काम होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम होता। यहाँ पर देखिए फिर केंद्र सरकार को मान लीजिए सलाह केंद्रीय अखिल भारतीयों से संबंधित सतर्कता और जो अनुशासनिक जो मामले होते हैं उनमें कानून बनाते समय जो है यहाँ पर सलाह प्रदान करता है। सूचना प्राप्ति का विशेषाधिकार जैसे मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत जो है इसके पास है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच जो है वो भी किसके द्वारा, तो यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सीबीआई में जो पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति जिस समिति के द्वारा की जाती है तो जिसका अध्यक्ष भी कौन होता है, आपके मुख्य सतर्कता आयोग यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्राधिकार क्या है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिस प्रकार से लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन शामिल नहीं होगा, वैसे ही यहाँ से केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल होता है। जैसे हम बात करें एलआईसी की, एलआईसी मतलब जीवन बीमा निगम की बात करेंगे तो वहां पर जो वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक या इससे ऊपर के अधिकारी जो है वो इसके क्षेत्राधिकार में होगा। जैसे हम बात करें आरबीआई सिडबी बैंक के जो ग्रेड डी या इससे ऊपर के अधिकारी वो होंगे वो इसके क्षेत्राधिकार में। जितनी भी क्या है, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के जो अधिकारी हैं, 5 के ऊपर के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। अखिल भारतीय सेवा के ग्रुप ए के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, है ना। यहाँ पर बात करेंगे साधारण बीमा कंपनियों के जो प्रबंधक जो हैं, डायरेक्टर जो हैं वो यहाँ पर, और उनके स्तर के अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसी के अलावा हम कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो होते हैं, और अनुसूची कै और अनुसूची ख और E7 या ऊपर के अधिकारी जो होंगे वो इसके क्या हैं, इसके क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं। आप सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा। कार्य प्रणाली की देखिए तो कार्य प्रणाली आप सभी को ध्यान रखना है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के पास होती है सिविल कोर्ट की पावर, तो सिविल कोर्ट की पावर जो है वो भी इसके पास है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का न्यायिक निकाय तो है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि वार्षिक प्रतिवेदन, अब अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होगा, जो भी इसके द्वारा जांच की जाएगी, तो अपनी जांच की रिपोर्ट जो है किसको देगा, जिसको इसने अपॉइंट किया है। अब अपॉइंट किसने किया है, तो हम कहेंगे मैम प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो भी किसको देगा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंप देगा। और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो आपके पार्लियामेंट मतलब संसद के पटल पर जो है उसको रख देता है कि भैया देखिए ये इनके द्वारा जो है जांच की गई है। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है कि इसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए, विनियमित मतलब रेगुलेट करने के लिए क्या है, पूर्ण सक्षम जो है यहाँ पर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपके नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन था, तो ध्यान रखना है उनका नाम था निट्टूर श्रीनिवास राव। क्या नाम है, निट्टूर श्रीनिवास राव जो है वो आपके पहले हैं। वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात कर ली जाए तो अभी वर्तमान में कौन है, श्री एएस राजीव हैं। और अन्य सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है, आपके एएस राजीव जो है आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है, ये ऐसे राजीव नहीं है, यहाँ पर आपके कौन जुड़ जाएगा, वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, प्रवीण, ठीक है। और बाकी अन्य सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, AS राजीव जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसी में हम थोड़ी सी बात करें, आपको लास्ट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन संतानम समिति की सिफारिश पर किया गया है, सेकंड स्टेटमेंट। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सांविधिक दर्जन दिया गया है। यहाँ पर थर्ड कह रहे हैं इसका प्रतीक चिन्ह आंख का आलेखी चित्रण है। चौथा कह रहा है ये कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात केवल राज्य सरकार के अधीन किसी पद के लिए योग्य होता है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।